हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेशन क्या होता है, इसे हम आज डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। यह है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी और डाइजेशन और एब्जॉर्बेशन। डाइजेशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि बड़े और कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को छोटे और सोलबल सब्सटेंस में तोड़ने की प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं, ताकि बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब कर सके। अब इसका मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। हमने देखा होगा कि गेहूं पीसने वाली जो चक्की होती है, उसका क्या काम होता है कि गेहूं के जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको पीसकर छोटे पार्टिकल्स में तब्दील किया जाता है या चेंज किया जाता है, ताकि उसकी रोटी आसानी से बनाई जा सके या उसको प्रयोग में लाया जा सके। दूसरा एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसके। हम जो ये कंक्रीट होती है, जो बजरी होती है, बजरी जो हम अक्सर कंस्ट्रक्शन के काम में या रोडों को डालने के काम में जो यूज करते हैं, तो ये बड़े बड़े इसके बहुत बहुत बड़े पत्थर होते हैं। जो पत्थर वो क्रेशर मशीन उसको छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर देती है, ताकि हम उसका यूज कर सके अपने कंस्ट्रक्शन के काम में या रोड डालने के काम में। जिस तरीके से गेहूं छोटे बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में चेंज करता है, या फिर जिस तरीके से करेसर मशीन, जो बड़ी करेसर मशीन होती है, पत्थरों को तोड़कर छोटे बजरी के फॉर्म में या कंक्रीट के फॉर्म में चेंज करती है, इसी तरीके से जो डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन में क्या होता है, जो फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे पार्टिकल्सों में यूं तोड़ा जाता है, ताकि हमारी बॉडी उसका यूज कर सके, ताकि बॉडी हमारी उसकी यूज कर सके। अब ये दो तरीके से इसको तोड़ा जाता है। डाइजेशन में जो खाने को तोड़ा जाता है वो दो तरीके से तोड़ा जाता है। एक तो फिजिकली, यानी कि हम देखते हैं कि हम जो खाना खाते हैं, रोटी ले लीजिए या चावल ले लीजिए, तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, तो उसको बारीक करने की प्रोसेस जो होता है, पीसना जो होता है, दांतों से जो हम पीसते हैं, तो वो होता है हमारा फिजिकली। फिर अंदर जाके जो उसमें जैसा हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हम खाने में लेते हैं, जो इनको सही तरीके से सिंपल फॉर्म में तोड़ने की जो प्रक्रिया कहलाती है, यानी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करना, फैट को फैटी एसिड में चेंज करना, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करना, ये केमिकली प्रोसेस कहलाता है। तो डाइजेशन कितनी प्रकार से होता है, फिजिकली और केमिकली। मुंह में हमारा डाइजेशन ये दोनों प्रकार के होते हैं। स्टार्ट हमारा मुंह से हो जाता है। यहाँ से एमसीक्यू एक ये बन जाता है कि केमिकली प्रोसेस कहाँ से चालू होता है या डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो डाइजेशन हमारा मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमने समझा कि डाइजेशन क्या होता है। अब हम ये समझ लेते हैं डाइजेशन किन किन ऑर्गनों से होता है, या एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, और डाइजेशन सिस्टम क्या होता है। डाइजेशन सिस्टम क्या है? डाइजेशन सिस्टम वो है जो क्या खाना खाने में जितने भी ऑर्गन हमारे हेल्प करते हैं, वो सब डाइजेशन सिस्टम है। जैसे क्या, ये मुंह से लेके स्टार्ट होकर ये ईसोफेगस आई, ईसोफेगस से ये स्टोमक आया, स्टोमक के बाद खाना इंटेस्टाइन में पहुंचा, इंटेस्टाइन के बाद जो है ये अपने लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर ये बाद में बाहर चला गया। तो ये हमारा पूरा खाना जहां जहां से होकर गुजरता है वो कहलाती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। जैसे कि मैंने लिख रखा, फूड जिन ऑर्गनों से होकर गुजरता है वो कहलाती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। और डाइजेशन सिस्टम क्या कहलाता है? खाना जहां से होकर गुजरता है वो सब, और साथ में उन्हें हेल्प करने वाले ऑर्गन। साथ में हेल्प कौन कर रहा है? एक तो पैनक्रियाज, दूसरा लीवर और गोल ब्लेडर। तो जैसे कि मैंने लिख रखा है, जो ऑर्गन डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल प्लस पैनक्रियाज और लीवर और गोल ब्लेडर, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? हमारा डाइजेशन सिस्टम। तो अगर हम डाइजेशन सिस्टम के ऑर्गनों के अगर हम नाम लिखने लगे, तो हम लिखेंगे मुंह से लेके मुख गुहा, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और पैनक्रियाज, लीवर और गोल ब्लेडर, ये सब हमारे अंग जो है वो डाइजेशन सिस्टम के अंग हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो मुख गुहा, ईसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल में पैनक्रियाज और लीवर और गोल ब्लेडर शामिल नहीं है। तो ये हमारा डाइजेशन सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल में जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसके साथ क्या क्या होता है बॉडी में, यानी कि जो खाना खाने से और पोटी आने तक जो पूरे उसके साथ जो क्या क्या
प्रोसेस हो रहे होते हैं बॉडी में, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन का मतलब है जो खाना हम अपने अंदर ले रहे हैं, वो अंदर को लेने की प्रक्रिया हमारा इंजेशन कहलाती है। जो खाना हम तोड़कर मुंह में लेते हैं वो इंजेशन कहलाती है। फिर उसका होता है डाइजेशन। डाइजेशन जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, प्रोटीन को एमिनो एसिड और फैट को फैटी एसिड में चेंज करना क्या कहलागा? ये डाइजेशन कहलागा। उसके बाद जब ये फैटी एसिड ये जब छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाता है, उसके बाद उसको आंतों के जरिए इंटेस्टाइन के ऊपर, इंटेस्टाइन की सरफेस पर, आंतों की अंदरूनी परत पर एक संरचना होती है जिसे बिलाई और माइक्रोबिलाई बोला जाता है। तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जिस तरह से रेत पर आप पानी को डालते हैं और रेत पानी को सूख लेता है, इसी तरीके से जो आंतों के अंदरूनी परत पर, इंटेस्टाइन की अंदरूनी परत पर जो बिलाई होती है वो इसको चूस लेती है। किसको? जो खाना आपने डाइजेस्ट किया है, यानी कि प्रोटीन, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज, इन तीनों को, और साथ में वाटर, मिनरल्स वगैरह, इन सभी को डाइजेस्ट कर लेती हैं। उसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? जो एब्जॉर्बेशन किया है, जो यानी कि जो आंतों की अंदरूनी परत ने चूसा है, मतलब डाइजेशन होने के बाद उसको चूस लिया, चूस को ब्लड में शामिल कर दिया। अब ब्लड में शामिल होने के बाद उसका एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब यह है कि उस चीज का जहां पर यूज है वो चीज वहां पर पहुंचा दी जाएगी। यानी कि अगर जो एमिनो एसिड है या प्रोटीन है, प्रोटीन को जब एब्जॉर्ब किया, उसका क्या होता है? टिश्यू की रिपेयर करना। तो ये एसिमिलेशन का मतलब है उस चीज का उपयोग करना, जो चीज आपने एब्जॉर्ब की है, जो चीज चूसी है, जो ब्लड में पहुंच गई, उसका उपयोग करना, ये कहलागा हमारा एसिमिलेशन। अब आगा फेसिस। जो वेस्ट पेज पदार्थ बचा है, जो आपने डाइजेशन के बाद कुछ पदार्थ बच जाता है, तो उसका पोटी बनाना, पोटी बना के फिर उसको बाहर निकालना, ये एगिसेशन कहलाता है। एगिसेशन। तो हमने क्या देखा? इंजेशन, खाना मुंह में लेना। डाइजेशन, उसको बड़े पार्टिकलों को छोटे पार्टिकल में तोड़ना। एब्जॉर्बेशन, उसको चूसना, ब्लड स्ट्रीम में मिलाना। एसिमिलेशन, उसका उपयोग करना, जो आपने चूसा है उसका उपयोग करना। फेसिस, जो बेस्ट पदार्थ बचा है उसका पोटी बनाना। और एगिसेशन, उसका मतलब जो पदार्थ की पोटी बनी है उसको बाहर निकालना। ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप आगे डिटेल से जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का डाइजेशन कहां पर होता है और कौन कौन से केमिकल करते हैं, इसको हम डिटेल से जानेंगे। देखिए आगे ये है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि डाइजेशन क्या था? भोजन को तोड़ना। और एब्जॉर्बेशन, पोषक तत्वों का एब्जॉर्ब करना, यानी कि चूसना। और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, जो बेचे हुए पदार्थ हैं उनको, ये एगिसेशन कहलाता है। अब हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले हमारा मुंह, जो खाना हम लेते हैं वो मुंह में जाता है, तो मुंह में क्या होता है? सलाइवा होता है, और सलाइवा में होता है एमाइलेज एंजाइम। तो फिर उसके बाद इसे मैं आगे डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ये। फिर उसके बाद ईसोफेगस में पहुंच जाता है। ईसोफेगस एक नली है जिसका काम होता है क्रमाकुंचन गति करना, मतलब कंसंट्रेशन और रिलैक्सेशन। वो इस प्रकार की गति करती है ताकि खाना नीचे को सरका जा सके। उसके बाद स्टोमक में खाना पहुंचता है, जिसमें पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं, जो प्रोटीन और दूध को फाड़ने का काम करते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में की साइड से पैनक्रियाज एक अंग होता है जो 3 प्रकार के एंजाइम छोड़ता है, ट्रिप्सिन और एमाइलेज और ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, और लाइपेज फैट का। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्बेशन होता है, खासतौर से वाटर का। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्बेशन होता है वो इनका होता है, कुछ इसमें होता है, कुछ बड़ी आंत में। फिर सबसे लास्ट में रेक्टम में पहुंच गया, रेक्टम और एनएस। डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब हमें ये इंपॉर्टेंट बात समझनी है, हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने में हमारी मुख्यतः 7 तरह का खाना होता है। जो क्या क्या शामिल होता है? डाइजेशन, प्रोटीन, फैट, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और वाटर, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स। ये हमारा सब खाने में हमारे शामिल होता है। लेकिन जो डाइजेस्ट होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं, वो केवल है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। केवल तोड़ने की जो जरूरत है वो केवल इन तीनों को तोड़ने की जरूरत है। मतलब डाइजेशन जो होगा केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का होगा। वाटर का कोई डाइजेशन नहीं होता, वाटर को ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, चूस लिया जाता है। विटामिन का कोई डाइजेशन नहीं होता है, मिनरल्स का कोई डाइजेशन नहीं होता है,
फाइबर्स का कोई डाइजेशन नहीं होता, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो पदार्थ हैं ये पहले से ही टूटे हुए हैं, पहले से ही इस फॉर्म में है, ताकि इंटेस्टाइन में जो बिलाई हैं वो उन्हें एब्जॉर्ब कर सकें या चूस सकें और उनका यूज कर सकें। केवल तोड़ने की जो जरूरत है केवल और केवल डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की जरूरत है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का ही डाइजेशन पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से शुरू हुआ, कहां पे खत्म हुआ, किस तरह से हुआ, कौन सा एंजाइम इसको तोड़ रहा है, प्रोटीन कहां से का डाइजेशन कहां पर हो रहा है, कौन सा एंजाइम इसको तोड़ रहा है, कौन सा एंजाइम इसको तोड़ने में मदद कर रहा है, फैट को कौन सा एंजाइम तोड़ने में इसको मदद कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि कौन सा एंजाइम यहाँ पे मदद करता है कौन सी पदार्थ को तोड़ने में, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आगे समझेंगे। देखिए, ये सबसे पहले हमारा खाना मुंह में जाता है। जब मुंह में जाता है तो मुंह में हमारे ये दांत होते हैं, जो सबसे शुरू के जो दांत हैं, ये 4 दांत हैं, इन्हें इंसीजर बोला गया है। और ये कीले नुमा जो दांत होते हैं इन्हें किनायर बोला गया है। इसके बाद इन्हें प्रीमोलर बोला गया है, इन 2 दांतों को, इस तरह से इन्हें मोलर बोला गया। हालांकि हमने यहाँ में दांतों के बारे में केवल बेसिक पढ़ाऊंगा, दांतों की वीडियो मैंने अलग से बनाऊंगा, मैं उसमें डिटेल से जाएंगे हम दांतों में क्या क्या होता है। सिर्फ मैं यहाँ पर नाम बताऊंगा और थोड़ा सा काम बताऊंगा। इंसीजर का मतलब होता है खाना जब हम खाते हैं उसको काटने का। फिर ये किनायर का मतलब होता है उसको फाड़ने का, और प्रीमोलर का मतलब होता है उसको चबाने का, और मोलर का मतलब होता है उसको पीसने का। यानी कि जो हमने खाना अंदर को लिया तो उसको पहले काटा गया इंसीजर के द्वारा, फाड़ा गया किनायर के द्वारा, प्रीमोलर के द्वारा चबाया गया और मोलर के द्वारा पीसा गया। तो अब खाने का काटना, फाड़ना, चबाना, पीसना सब कुछ हो गया। और साथ में अब मैं 2 स्टेप और बातें बता दूं, ये हमारे लिप्स कहलाते हैं, ये हमारी जिनेवा कहलाती है, जिसे गम्स बोला। ये हार्ड प्लेट होती है और ये नीचे वाली थोड़ी सॉफ्ट प्लेट होती है, और ये जो है ये लटका हुआ हो जो होता है इसे वल्वा बोलते हैं। तो और ये हमारी जीभ हो गई। तो ये हमारा दांतों इस पेज में मैं केवल दांतों के बारे में बता रहा हूँ कि दांतों का काम होता है खाने को फाड़ना, चबाना, पीसना और काटना, फाड़ना, चबाना और पीसना, और अलग अलग दांतों का काम होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे में देखते हैं हम जीभ में। जब हमने दांतों से काटना, फाड़ना, चबाना, पीसना सारे काम कर लिए, तो अब जब जीभ का काम होता है उसका टेस्ट करना और खाने को घुमाना। ये अगला वाला जो पार्ट है ये स्वीट्स, जो खाना अगर मीठा है तो ये उसको खाने को ये बताएंगे, खाने का टेस्ट बताती है। जीभ का मुख्यतः काम होता है खाने का टेस्ट बताना, और अलग अलग टेस्ट को अलग अलग जीभ का अलग अलग पार्ट बताएगा। ये वाला पार्ट बताएगा जो खाना मीठा है कि नहीं है, ये वाला पार्ट बताएगा खाना नमकीन है कि नहीं है, यानी कि सॉल्टी है, ये कड़वा, तीखा, और ये कड़वा। तो इसलिए जो है इन सभी, ये बटर बताएगा, ये सोर बताएगा, और ये साल्ट, और ये स्वीट्स। तो ये इस तरह से इन्हें ये याद रखना होगा कि खाने के जो जीभ के हमने अलग अलग, जीभ में अलग अलग हिस्से, अलग अलग पार्ट जो होते हैं जीभ के, वो खाने के अलग अलग टेस्ट को बताते हैं। अब हम देख लेते हैं कि खाने में जो हमारे मुंह में 3 प्रकार की वो होती हैं, ग्लैंड होती हैं, सिलाइवा ग्लैंड होती हैं, ये 3 प्रकार की। तो इसका जो सिलाइवा ग्लैंड है, ये वाली जो ग्लैंड है ये कौन सी है, सबलिंगुअल ग्लैंड, ये यहाँ पर मौजूद होती है। और ये होती है सबमैंडिबुलर, और ये पेरिटोडियल ग्लैंड। ये 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं। ये क्या निकालती हैं, ये सिलाइवा जूस निकालती हैं। ये सिलाइवा यानी जिसे हम लार बोलते हैं, ये लार निकालती हैं। और लार में क्या क्या शामिल होता है, 99% तो वाटर ही शामिल होता है। और दूसरा फिर बाकी जो 1% में क्या क्या शामिल है, एंजाइम कौन सा, एमाइलेज, म्यूकस शामिल है, इलेक्ट्रोलाइट शामिल है, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस शामिल है। अब मैं समझा देता हूं। यहाँ पर जब हमने खाना खाया, दांतों ने उसे काटा, फाड़ा, चबाया, पीसा, उसके बाद ये सिलाइवा ग्लैंड्स ने सिलाइवा निकाली। सिलाइवा में निकालने के बाद जो है उसे खाने को लुब्रिकेटेड किया, यानी कि चिकना किया, ताकि खाना अंदर आसानी से जा सके। साथ ही साथ में जो खाने में जो मौजूद एमाइलेज है, खाने में जो मौजूद ये एंटीबैक्टीरियल है, एमाइलेज के बारे में बाद में बताऊंगा, एंटीबैक्टीरियल है। लार में जो मौजूद एंटीबैक्टीरियल है, तो उसका क्या काम होगा, जो खाने में बैक्टीरिया वगैरह आ हुए हैं उनको मारने का काम, उनको किल करने का काम कौन करेगा, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस। अब
जो खाने में आपने खाया है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन कुछ परसेंट एमाइलेज स्टार्च का एमाइलेज एंजाइम है जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो यानी कि जो डाइजेशन होता है वो मुंह से ही चालू हो जाता है। अगर कोई एमसीक्यू बनता है कि डाइजेशन बॉडी के कौन से ऑर्गन से स्टार्ट होता है तो बहुत से लोग स्टोमक लिखते हैं, लेकिन खाना का डाइजेशन मुंह से ही चालू हो जाता है। अब एक एमसीक्यू ये भी बनता है कि स्टार्च का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ होता है, तो मुंह में। और स्टार्च का डाइजेशन और खाने का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल स्टार्ट होता है, मुंह में। प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है, वो होगा उसका आंसर होगा स्टोमक। स्टोमक होगा। तो ये अलग अलग एमसीक्यू बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो ये तीनों प्रकार की ग्लैंड मिलकर एक सिलाइवा निकालती हैं। सिलाइवा में जो शामिल होता है 99% तो वाटर हो गया, बाकी एंजाइम, म्यूकस, इलेक्ट्रोलाइट्स और एंटीबैक्टीरियल। एंजाइम का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने का, म्यूकस का काम होता है उस खाने को चिकना बनाने का ताकि वो आसानी से नीचे को जा सके, और एंटीबैक्टीरियल का काम होता है उस खाने में मौजूद बैक्टीरिया वगैरह को मारने का। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो मुंह में जो एमाइलेज है वो खाने को किस प्रकार से डाइजेस्ट कर रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको किस प्रकार से डाइजेशन कर रहा है। ये डाइजेशन ऑफ इन माउथ कैसे करता है, जो स्टार्च होता है पॉलीसैकेराइड होते हैं ये, तो जो सिलाइवा एमाइलेज है वो उसको मोल्टोज और डेक्टिन में मतलब कुछ छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, यानी कि पूरा तरीके से नहीं तोड़ता। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये कितना अच्छा डायग्राम दे रहा है। मोल्टोज बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो एमाइलेज क्या करेगा, इसको दो दो भागों में अलग कर तोड़ देगा। हालांकि इसे तोड़ना जब ये यूज के लायक कब है, जब ये सिंगल सिंगल अलग हो जाए, इस तरह से अलग हो जाए पूरा एक एक करके। तो कहने का मतलब ये है कि इसको कुछ सिंपली फॉर्म में कर दिया, पूरा सिंपली नहीं, इस लायक तो नहीं बनाया कि वो एब्जॉर्ब किया जा सके, लेकिन कुछ सिंपली फॉर्म में कर दिया है किसने, एमाइलेज ने। और ये कितने परसेंट स्टार्च का कर दिया है, लगभग लगभग 25 से 30% खाने का जो स्टार्च है, खाने में जो स्टार्च मौजूद है उसको 25 से 30% इस तरह से इस फॉर्म में तोड़ दिया है, यानी कुछ सिंपल फॉर्म में, ज्यादा सिंपल तो नहीं, कुछ सिंपल फॉर्म में कर दिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है भोजन प्लस लार। अब ये जो हमारा भोजन और लार जो आपस में मिलकर मिलता है तो ये क्या कहलाता है, ये बोलस कहलाता है। ये चिकना पदार्थ चिकना हो जाता है तो ये बोलस कहलाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, 30% ऑफ स्टार्च डाइजेशन हैपेंड इन हेयर, यानी कि माउथ में 30% स्टार्च जो होता है उसका लगभग डाइजेशन हो चुका होता है। तो ये एक एमसीक्यू बन सकता है यहाँ पर। ये एक एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि बोलस किसे कहते हैं, तो भोजन और लार को मिलाकर जो चिकना पदार्थ बनता है उसे बोलस कहते हैं। अब हम इसके बाद हमने दांत पढ़ लिए, जीभ पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे ईसोफेकस। ये हमारी एक नली है, ये ईसोफेकस है जो कि हमारे स्टोमक में जाके से नीचे का हिस्सा इसका स्टोमक में जाके मिलता है और ऊपर का इसका मुंह में होता है। ये एक पूरी नली है जिसमें खाना जाता है। इसमें एक गति होती है जिसे क्रामकुंचन गति बोलते हैं, हिंदी में क्रामकुंचन, इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन। ये उस गति के जरिए खाने को नीचे को भेजता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो केंचुआ चलता है तो वो किस तरह से चलता है, अगला हिस्सा उसका एक जगह रुकता है तो पीछे से जो है वो ढकेल के आता है, यानी कि इस तरह से खाने को नीचे को भेजता है। अब इसमें ऊपर ये लैरिंग्स है और इससे इसोफेगस से जस्ट आगे को ट्रेकिया है जो दोनों लंग्स में बढ़ती है जहां सांस लिया जाता है। और ये थोरेसिक इसोफेगस है, यानी कि इसोफेगस को 3 हिस्सों में बांट दिया है, एक अपर, एक लोअर और एक थोरेसिक। थोरेसिक वो जो सीने के सामने है, और ये नीचे डायफ्राम, डायफ्राम में इसका जाकर डायफ्राम जहां जाकर डायफ्राम स्टार्ट होता है वहां जाकर इसका अंत हो जाता है, फिर खाने को ये स्टोमक में भेज देता है। तो ये है हमारा इसोफेगस। और यहाँ पर एक होता है जो खाने को एक दरवाजा सा होता है जो खाने को ट्रेकिया में जाने से रोकता है। अब इसे मैं दिखाता हूं कि इसोफेगस का क्या काम है। देखिए ये इसोफेगस और स्टोमक की एनाटोमी। इसोफेगस कितनी लंबी है, 25 सेंटीमीटर मस्कुलर ट्यूब है। प्रोसेस क्या होता है इसमें, पेरिस्टाइटिस, भोजन को पेट तक पहुंचाना जो है पेरिस्टाइटिस कहलाता है। इसका इसोफेगस का केवल और केवल एक ही काम है, भोजन को पेट तक पहुंचाना। इसकी लंबाई ध्यान में रखें 25 सेंटीमीटर। इसके दो ओपनिंग होती हैं, यानी कि सिम्पेंटर्स होते हैं, एक अपर एक लोअर इसोफेगस।
अब ये मैंने ईसोफेगस के बारे में बता दिया। अब मैं जो ईसोफेगस के बाद जो ऑर्गन है वो है हमारा स्टोमक। अब स्टोमक के कुछ पार्ट्स बताता हूं मैं। स्टोमक को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये कार्डियक सेफिंटर है, यानी कि कार्डियक ये है पर हार्ट होता है मौजूद, तो इसके आसपास में हार्ट होता है, इसलिए इसका नाम कार्डियक सिफंटर, कार्डियक ओपनिंग रखा गया है। उसके बाद ये वाला जो भाग है, ये इतना, ये फंडस कहा जाता है। यहीं से ये HCl निकलता है। और फिर ये पूरा ऐसा ढाल, इस तरह के ढाल जो है ये पूरा जो है ग्रेटर कर्वेचर कहा जाता है। और ये पूरे इतनी ये बॉडी कहलाती है। और ये पाइलोरी सेपेंडर कहलाता है जो छोटी आत्मा को खुलता है। और ये लेजर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर का मतलब है बड़ा ढाल, और लेजर कर्वेचर का मतलब है छोटा ढाल। ये फंडस हो गया, ये बॉडी हो गई, दो ओपनिंगें हो गई, कार्डियक सेफिंटर और पाइलोरिक सेफिंटर। दो तरह के ढाल हो गए, ग्रेटर कर्वेचर और लेजर कर्वेचर, और फंडस और बॉडी। अब ये इनका फंक्शन क्या होता है? खाने को स्टोर 2 से 3 घंटे स्टोर करना और खाने का डाइजेशन करना, इसे काइम की फॉर्म में चेंज करना। जो खाना आया है, जो बोलस जिसे बोला गया था, उस खाने को अब काइम की फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? देखिए, पहले इस स्टोमक की लेयर के बारे में मैं बाद में ही बताऊंगा। पहले मैं ये बता देता हूं, जब खाना स्टोमक के अंदर आया, जब खाना यहाँ पर आता है, तो यहाँ से HCl निकलता है। HCl क्या काम करता है? जो खाने का जो pH है उसको मेंटेन करता है, खाने के pH को कम करता, pH मान कम करता है। ये HCl एक अम्ल है, खाने के pH मान को कम करेगा। उसके बाद जो है खाने में आए हुए बैक्टीरिया को मारेगा। दो काम हो गए। तीसरा काम है जो इसके अंदर जो पेप्सिन एंजाइम है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, तो उसे एक्टिव करेगा ताकि प्रोटीन जो है एक्टिव हो जाए, और पेप्सिन एक्टिव हो जाए ताकि प्रोटीन का डाइजेशन हो सके। तो 3 काम हो गए। इसके बाद ये जो जैसी ये संरचनाएं जो दिखाई दे रही हैं, इन्हें बोला गया है रग गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये ग्लैंड्स हैं जो कि जूस निकालती हैं, जो कि इसकी अंदरूनी परत पर एक लेयर बना लेती हैं ताकि ये जो HCl निकले और उन्हें खराब ना कर सके। तो ये इसको लेयर बना लेती हैं ताकि HCl उसको खराब ना कर सके। अब स्टोमक को हमने काट के देखा तो उसमें कुछ लेयर हैं। लेयर कैसी हैं? ये जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है, जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखा रखा है, देखिए सबसे अंदर की लेयर दिखी उन्होंने कर, उसे बोला जाता है म्यूकोसा। ये सबसे अंदर की लेयर होती है। और इसमें क्या कौन मौजूद होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं वो इसी के अंदर मौजूद होती हैं, जो गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं और वो अंदरूनी परत को जो है कवर कर लेती है ताकि HCl उसको डैमेज ना कर सके। उसके बाद सब म्यूकोसल, ये कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स और तथा नर्व यहाँ तक ही पहुंचती हैं। उस कनेक्टिव टिश्यू भी वहां तक पहुंचते हैं, ब्लड वहां तक पहुंचता है, नर्व नर्व पहुंचती है वहां तक। उसके बाद होती है तीसरी लेयर, होती है मस्कुलर। ये मांस की लेयर बनी होती है। और सबसे ऊपर होती है आपकी सिरोसा, जिसे प्रोटेक्टिव लेयर बोला जाता है। अब जो मसल्स लेयर है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, उनकी मांसपेशियों के स्ट्रक्चर के आधार पर। नोट, स्टोमक हैज 3 मसल्स लेयर, यूनिक, एक्स्ट्रा, ओब्लिक। तो क्या होता है इसमें? लेयर भोजन को जो है च्यू करने में मदद करती है। इनर ओब्लिक, मिडिल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। यानी कि जो अंदर की वाली मसल्स लेयर की बात कर रहे हैं हम अब, जो मसल्स लेयर में को जो 3 भागों में बांटा गया है, तो एक है ओब्लिक लेयर जो क्या तिरछी जैसी दिखाई दे रही है, एक है सर्कुलेटरी गोल, ये जैसे गोल संरचनाएं दिखाई दे रही है, और बीच वाली को गोल संरचना बोला गया, और सबसे ऊपर वाली को लॉन्गिट्यूडनल यानी कि तिरछी, ये तिरछी है। तो ये मसल्स लेयर को, ये जो आपकी मसल्स है इतनी, इस मसल्स लेयर को 3 लेयरों में बांटा गया है उनकी संरचना के आधार पर या उनकी बनावट के आधार पर, ओब्लिक और सर्कुलेटरी और लॉन्गिट्यूडनल। अब हम ये देखते हैं कि जो सबसे पहले स्टोमक में जो डाइजेशन होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो सब प्रोटीन का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो प्रोटीन उससे होता है, स्टोमक से। तो एक MCQ तो यहीं पे ही बन जाएगा कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो गैस्ट्रिक जूस कंपोनेंट, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या शामिल होता है? HCl होता है जो कि पैराइटल सेल से निकलती है। HCl को कौन निकालता है? पैराइटल सेल से। एक MCQ ये बनेगा कि HCl कहां से निकलता है? पैराइटल सेल से।
इसका काम क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करने का और खाने को अम्लीय बनाने का या उसका खाने का पीएच मान कम करने का। दूसरा है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन कहाँ से निकलता है, चीफ सेल से। इसका क्या होता है, ये इनएक्टिव एंजाइम होता है और इसको एक्टिव करने का काम किसका होता है, HCl का। HCl इसको एक्टिव करते हैं। फिर होता है म्यूकस। म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्ट ऑफ द स्टोमक इनर। म्यूकस जो निकलता है वो स्टोमक की अंदरूनी परत को प्रोटेक्ट करता है ताकि HCl उसको डैमेज ना कर सके। अब यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती है। जो पेप्सिनोजन होता है उसको एक्टिव करता है HCl। HCl का पीएच होता है 1.5 से 2 तक और उसको बदलकर पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिन का क्या काम होता है, प्रोटीन को प्रोटोज और प्लस पेप्टोन्स में बदल देना। तो ये प्रोटोज और पेप्टोज क्या है, ये सेम उसी वो ही है जैसे कि खाना को जो जैसे कि मैंने बताया जो पत्थर होते हैं, जो करेसर मशीन होती है वो पहले उनको थोड़े छोटे छोटे भागों में तोड़ती है, फिर और छोटे भागों में तोड़ती है, फिर इस कंडीशन में लाती है ताकि वो यूज के काबिल हो सके। वो एक ही बार में बारीक नहीं करती, वो स्टेप बाय स्टेप करती है। पहले बहुत बहुत बड़े पत्थरों को कुछ छोटों में तोड़ेगी, फिर उससे छोटों में, फिर वो बजरी या कंक्रीट की फॉर्म में होगा। इसी तरीके से प्रोटीन ने जो पेप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन को दो छोटे छोटे पदार्थों में जिन्हें प्रोटोसिस और पेप्टोन्स बोला गया है तोड़ दिया है। अब इनका डाइजेशन होगा तब लास्ट में आके हमें एमिनो एसिड मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में होता है, लेकिन पूर्ण डाइजेशन नहीं होता। पूर्ण डाइजेशन इंटेस्टाइन में जाकर होता है। यहाँ पे कुछ बेसिक तरीके से उसको तोड़ा जाता है। अब इसके बाद स्टोमक हमने पढ़ लिया, स्टोमक की लेयर्स भी पढ़ ली, 4 लेयर्स थी। मस्कुलर लेयर की भी लेयर्स पढ़ ली, उसे कितने भागों में बांटा गया, ओब्लिक, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलेटरी। अब स्टार्ट होती है इंटेस्टाइन, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये कितनी इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 6 से 7 मीटर ये लंबी होती है। तो इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम। जो खाने का मुख्यतः जो डाइजेशन होता है वो ड्यूडेनम में ही होता है, ड्यूडेनम में ही होता है। इसमें जो हमने जो स्टोमक की जो लेयर पढ़ी थी सेम लेयर है, सिर्फ एक अंतर है, देखिए वाल लेयर्स की हैं। इस सेम 4 लेयर्स जो कि स्टोमक के अंदर थी, म्यूकोसा टू सिरोसा, यानी म्यूकोसा से स्टार्ट लेकर सिरोसा तक। लेकिन अंतर कहां पर है, जो मस्कुलर लेयर थी उसमें 3 लेयर पड़ी थी हमने स्टोमक के अंदर, लेकिन इसमें केवल 2 लेयर है। कौन कौन सी है, सर्कुलेटरी और लॉन्गिट्यूडनल। ये सिर्फ और सिर्फ ओब्लिक लेयर इसके अंदर नहीं होती है। तो इसमें सिर्फ आपको ये अंतर ध्यान रखना होगा, जो स्टोमक की सेम स्टोमक की लेयर है, लेकिन जो मस्कुलर लेयर है उसके जो हमने 3 भागों में बांटा था उसको, मस्कुलर लेयर को पीछे स्टोमक की, तो यहाँ पर मस्कुलर लेयर केवल 2 भागों में बटी हुई होगी, सर्कुलेटरी होगी और लॉन्गिट्यूडनल, यानी इनकी गोल होगी और तिरछी होगी। नोट, यहाँ मस्कुलर लेयर 3 नहीं होती, ओब्लिक लेयर यहाँ पर नहीं होती है। तो अब यहाँ पर जो है ये मैंने इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। अब इंटेस्टाइन के अंदर ही प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों का डाइजेशन इसी के अंदर होता है। कैसे होता है, इसके अंदर को पैनक्रियाज जूस आते हैं और वो इन तीनों को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और उसको मदद क्या करते हैं, उसका डाइजेशन कर देते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। यहाँ एक बात और समझ लिए, इंटेस्टाइन में एक एंजाइम और होता है एंटेरोकाइनेस। इसका क्या काम होता है, जो पैनक्रियाज से जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम आता है उसको एक्टिव करके ट्रिप्सिन बनाता है ताकि वो प्रोटीन का डाइजेशन कर सके। सिर्फ एक एंजाइम होता है केवल आंत के अंदर, कौन सा, वो भी एंटेरोकाइनेज। इसका काम होता है मुख्यतः जो पैनक्रियाज से एक एंजाइम आ रहा है ट्रिप्सिनोजन, उसको एक्टिव करने का काम। बाकी जो एंजाइम आते हैं वो ऑलरेडी एक्टिव आते हैं। अब हम ये देखते हैं यहां से, जो मैंने अभी एंजाइमों की बात करी थी कि 3 एंजाइम पैनक्रियाज से आते हैं, तो वो तीनों एंजाइम, यहाँ ये पैनक्रियाज है और ये छोटी आंत है। छोटी आंत में को ये एक नली खुल रही है पैनक्रियाज से, यहाँ से सारे एंजाइम यानी कि जूस इसमें को जाएंगे, केमिकल जाएंगे और यहाँ से जो स्टोमक से खाना आ रहा था उसको डाइजेस्ट करेंगे। अब कैसे कैसे डाइजेस्ट करेंगे, देखिए पैनक्रियाटिक जूस और एंजाइम। एक तो होगा आपका ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करेगा, लाइपेज
फैट का डाइजेशन करेगा। न्यूक्लियोलेज डीएनए आरएनए का डाइजेशन करते हैं। अब इनका इसमें एक एंजाइम जो आंत में होता है उसे एंट्रो ये मैंने ऐसा डायग्राम तीर का निशान लगा रखा है, एंट्रोकानाइज होता है, जो क्या ये ट्रिप्सिन को एक्टिव बनाता है। केवल यहाँ ध्यान देना होगा जो पैनक्रियाज से जो 3 एंजाइम आ रहे हैं वो उनमें से एक इनएक्टिव आ रहा है जो एंट्रोकानाइज के जरिए एक्टिव हो जाएगा। बाकी एमाइलेज और लैपेज जो है ऑलरेडी जो है एक्टिव होते हैं। ये हो गया हमारा पैनक्रियाज का काम। अब मैं लीवर का बता दूं, लीवर की वीडियो में एक अलग से बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक तरीके से बता रही हूँ। ये लोब्स हो गई, ये राइट लोब्स, ये लेफ्ट लोब्स। यहाँ लीवर का काम होता है बाइल जूस बनाना, बाइल जूस को बनाकर पित्ते में इकट्ठा करना। ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से यह इंटेस्टाइन में गाल ब्लैडर बाइल जूस छोड़ती है। और बाइल जूस का क्या काम होता है, यहाँ पर देखिए लार्ज, ये बहुत बड़ी ग्लैंड, लीवर क्या है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस बाइल जूस और स्टोर गाल, यानी कि बाइल जूस को बनाना और गाल ब्लैडर में जाकर स्टोर, यानी कि पित्ते में जाकर उसको स्टोर करना। अब इम्पोर्टेंट की क्या बात है, बाइल हेल्प इन फैट का डाइजेशन। बाइल क्या करती है, फैट के डाइजेशन में मदद करती है। फैट के डाइजेशन में के लिए लाइपेज भी है और बाइल भी फैट के डाइजेशन में मदद करती है। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, जो स्टोमक से खाना आया था जिसे काइम बोला गया था, तो वो अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज अपने जूस छोड़ेगा और गाल ब्लैडर अपना जूस छोड़ेगा। गाल ब्लैडर छोड़ेगा बाइल जूस और पैनक्रियाज छोड़ेगा एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, एमाइलेज स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा और लाइपेज फैट का डाइजेशन करेगा। ये तीनों केमिकल इन तीनों खानों का डाइजेशन करेगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, केवल और केवल 3 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का डाइजेशन करने की जरूरत होती है। बाकी वाटर, मिनरल्स, विटामिन और फाइबर ये ऑलरेडी डाइजेस्ट हुए होते हैं, ये सिंपल फॉर्म में होते हैं, इन्हें डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए बार बार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इन्हीं का डाइजेशन होगा और अलग अलग एंजाइम इनका डाइजेशन करेंगे और अलग अलग जगहों पर करेंगे। जैसे क्या सबसे पहले स्टोमक, वो मुख गुहा में यानी कि ओरल कैविटी में जो है डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था, स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था। अब इंटेस्टाइन में तीनों का होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों का डाइजेशन होगा। अब देखिए मैं इसको समझाता हूं आपको। कार्बोहाइड्रेट, अब सबसे पहले मैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन समझाता हूँ। अब तक मैंने जो है स्टेप बाय स्टेप सभी बातें बता दी आपको कि दांतों ने उसे, मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। दांतों ने खाने को तोड़ा, फाड़ा, चबाया, पीसा। जो आपकी गिलांड है, सिलाइवर गिलांड है, वहां से जो है जूस निकला, सिलाइवर म्यूकस निकला और माइलेज निकला और बैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल निकला, वो निकले सब्सटेंस। एंटीबैक्टीरियल ने जो खाने में बैक्टीरिया मौजूद थे उसको मारा। उसके बाद जो सिलाइवा थी उसने खाने को चिकना किया और एमाइलेज ने स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हुआ। 3 काम हो गए, खाना चिकना हो गया, ईसोफेगस से स्टोमक पहुंच गया। स्टोमक में पहुंच के स्टोमक ने खाने को स्टोर कर लिया, वहां से HCl निकला। HCl ने खाने में मौजूद बैक्टीरिया को मारा, खाने का पीएच यानी खाने के एसिडिक बनाया और फिर वहां से स्टोमक से म्यूकस भी निकला जो स्टोमक की लेयर को उसने प्रोटेक्ट किया ताकि HCl उसको डैमेज ना कर सके। और वहां से प्रोटीन के डाइजेशन करने के लिए एंजाइम निकला पेप्सिन और रेनिन। 2 साल तक के बच्चों के अंदर रेनिन निकलता है ताकि जो दूध पीते हैं वो उनका डाइजेशन कर सके। और प्रोटीन वहां से स्टोमक से स्टार्ट हुआ। अब खाना आ गया इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जो खाना आता है उसे काइम बोला जाता है। स्टोमक में 3 से 4 घंटे खाना रुकता है। अब ये काइम जब इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो इंटेस्टाइन पैनक्रियाज 3 तरह के जूस छोड़ती है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। अब उसमें हम जो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट है हम उसका डाइजेशन देखेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देख रहे हैं, फाइनल डाइजेशन क्या होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। ये जो काइम आया था उसमें जो स्टार्च मौजूद है तो पैनक्रियाटिक माइलेज आएगा और उसे माल्टोज में चेंज कर देगा। अब ये 3 स्टेप में होगा। मैंने बताया था आपको, ये आप अपना जहन वहीं पर रहेगा, अपना दिमाग वहीं पर रखें। जैसे क्या
पहले बड़े पार्टिकलों को छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता, फिर उससे छोटे में तोड़ा जाता, फिर उससे छोटे में तोड़ा जाता, डायरेक्ट छोटों में नहीं तोड़ा जाता। तो यहाँ पर क्या होगा, माल्टोज जो कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है, ये देखिए जैसे यहाँ पर माल्टोज बन गया, पैनक्रियाटिक एमाइलेज ने माल्टोज बना दिया। अब माल्टोज को माल्टेज एंजाइम के जरिए 2 ग्लूकोज पार्टों में तोड़ दिया जाएगा। फिर सुक्रोज को सुक्रोज उसमें ही कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज भी शामिल होता है, जो अक्सर फलों में मिलता है, फलों में शामिल होता है। सुक्रोज क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को तोड़ देगा। सुक्रोज और सुक्रेज, इसमें ज्यादा ये सुक्रेज एंजाइम है और सुक्रोज पदार्थ है जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो इसलिए इस 3 चीजों को ध्यान रखना चाहिए। माल्टोज ये कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है और माल्टेज एंजाइम है जो कि इसे 2 भागों में तोड़ रहा है, 2 ग्लूकोजों में तोड़ रहा है। सुक्रोज को सुक्रेज 2 भागों में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ रहा है। लैक्टोज को लैक्टेज, ग्लूकोज और ग्लूकाटेज में तोड़ रहा है। ये लैक्टोज अक्सर दूध में पाया जाता है। तो ये हमारा सिंपल फॉर्म में हो गया, क्या होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज में चेंज, मोनोसैकेराइड में ये चेंज हो गया। मोनोसैकेराइड ही वो फॉर्म है जो जिनको आते एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो फाइनली कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन हुआ वो हो गया आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज के रूप में। ये तीनों पार्टिकल्स जो है आंतों के द्वारा चूस लिए जाते हैं। हमें हर एक खाने को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को इस तरह इतने सिंपल फॉर्म में तोड़ना है ताकि आते उसको चूस सकें या एब्जॉर्बेशन कर सकें। अब प्रोटीन का डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन प्रोटीन का देखते हैं। क्या होता है कि ट्रिप्सिनोजन मैंने बताया था तो कि पैनक्रियाज से एक एंजाइम निकल कर आता है, इनएक्टिव एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजन। तो आंत के अंदर जो एंजाइम है एंटोकोरोनाइज, उसको एक्टिव फॉर्म में बना देता है ट्रिप्सिन। ये एक्टिव फॉर्म हो गई। एक्टिव फॉर्म ये 2 तरह की होती है, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब ये कैसे प्रोटीन का डाइजेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले जो प्रोटीन्स या पेप्टोन्स आए हैं, जो स्टोमक के अंदर जो डाइजेशन हुआ था वो पेप्टोन्स बने थे उनके। हमें सबसे आखिर में बनाना क्या है, एमिनो एसिड। तो प्रोटीन या पेप्टोन्स आए हैं तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या करेंगे, उसको डाइपेप्टाइड्स में बदल देंगे, यानी कि कुछ उससे हल्की फॉर्म में और तोड़ देंगे उसको। यानी कि पहले बहुत बहुत बड़ी फॉर्म थी इसकी, उसको स्टोमक में उसको और सिंपल फॉर्म में करा गया। सिंपल फॉर्म क्या कहलाती है, पेप्टोन्स। अब ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम उसको और सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगी, डाइपेप्टाइड्स। अब डाइपेप्टाइड्स को ये डाइपेप्टाइड्स ले लिया। डाइपेप्टाइड्स को एक और एंजाइम होता है जिसे डाइपेप्टाइडेज बोला जाता है, तो वो उसे सबसे सिंपल फॉर्म एमिनो एसिड में चेंज कर लिया जाएगा। जैसे कि अब ये आ गया आपका एमिनो एसिड की एक चेन है, तो इसे तोड़कर एमिनो एसिड बना दिया। एमिनो एसिड ही वही फॉर्म है जिसको इंटेस्टाइन चूस लेती है और अपने यूज में बॉडी उसको अपना यूज कर लेती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज बनाया था, इसी प्रकार प्रोटीन को तोड़कर एमिनो एसिड और फैट को तोड़कर फैटी एसिड बनाया जाएगा। अब हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन बता दिया है आपको। अब मैं आपको बताता हूं फैट का डाइजेशन। ये आपका डाइजेशन ऑफ फैट, लिपिड्स कैसा होता है। ये फैट के बहुत बहुत बड़े गोले होते हैं। सबसे पहले जो बाइल जूस आता है गोल ब्लेडर से, जो जिसको लीवर ने फॉर्मेशन किया था, बनाया था, बाइल जूस आता है, इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। अब पैन के इसके बाद जो बाइल जूस ने तो स्टार्ट कर दिया तोड़ना, इसे फैट ड्रॉपलेट्स बोला जाता है। अब पैनक्रियाज के अंदर से जो लाइपेज एंजाइम आया था वो इसको डाइग्लिसराइड में बदल देता है। डाइग्लिसराइड में बदलने के बाद ये मोनोग्लिसराइड तथा फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। फैटी एसिड ही वो सबसे छोटी फॉर्म है जिसको आते चूस सकती हैं। तो अब क्या हो गया, फैट का ड्रॉपलर मैकेनिज्म फॉर्मेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एब्जॉर्बेशन और ये सब कुछ हो गया। तो अब मैं आपको ये बता दूं, अब मैंने आपको बता दिया तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों का डाइजेशन हो चुका है। डाइजेशन के बाद अब ये कहाँ हुआ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। अब आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम बचा, एब्जॉर्बेशन, ताकि बॉडी अंदर उसको चूस सके। तो सबसे पहले मैं स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम समझा दूं। स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ से, सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ से जुड़ती है। सबसे पहला पार्ट ये थोड़े से जो लटका हुआ होता है इसे बोलते हैं अपेंडिक्स। इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह, गुड बैक्टीरिया भरे होते हैं जो क्या इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं। ये जो ऊपर को ये वाला जो पार्ट कहलाता है, ये थोड़ा सा यहाँ तक का, ये सीकम कहलाता है। इसके बाद ये ऊपर को जो चल रहा है ये हमारा असेंडिंग है।
तिरछा वाला पार्ट ट्रांसवर्स है और नीचे को आने वाला पार्ट डिसेंडिंग है, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग, ऊपर को जाने वाला असेंडिंग, नीचे को आने वाला डिसेंडिंग। जो तिरछा है वो ट्रांसवर्स, और ये वाला जो पार्ट है हमारा ये सिग्मोइड कहलाता है, और ये सबसे लास्ट वाला रेक्टम कहलाता है। तो ये मैंने अभी पार्ट बताए हैं, अब इसका आगे क्या काम है ये देखते हैं। जैसे कि बता चुका हूं मैं, ये हमारे हो गया अपेंडिक्स, हो गया सीकम, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड और रेक्टम, ये हो गया। अब इसके क्या पार्ट्स क्या है, सीकम, कॉलोन और रेक्टम, ये हो गया। की फंक्शन, फंक्शन क्या है इसका, एब्जॉर्बेशन ऑफ द वाटर और मिनरल्स। इसका मेन फंक्शन क्या है बड़ी हाथ का, वाटर को चूसना। अब एक एमसीक्यू यहाँ पर से ये बन सकता है कि वाटर का एब्जॉर्बेशन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, और मिनरल्स का एब्जॉर्बेशन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और सिंथेसिस, काय का सिंथेसिस, ये विटामिन के को बनाता है, और बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा। फॉर्मेशन क्या करता है, यानी कि जो वेस्ट पदार्थ बचा है, जो पदार्थ बचा है उसका पोटी के फॉर्म में बनाना। अब ये है जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्ट। अब हमने अब तक क्या पढ़ा, दांत, जीभ और ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के डाइजेशन पढ़े कि कहाँ कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फैट का डाइजेशन हो रहा है, कौन कौन से एंजाइम उनको तोड़ रहे हैं और कौन सी फॉर्म में तोड़ रहे हैं। अब ये सब काम हो गया, अब रह गया एब्जॉर्बेशन। तो ये एब्जॉर्बेशन कहाँ होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का स्ट्रक्चर है। यहाँ इतने एरिया को इन्होंने जूम कर दिखाया, तो इस पे एक उंगली की तरह संरचनाएं होती हैं जिसे बिलाई बोला जाता है, और इस संरचना के ऊपर भी एक हल्की सी धागे जैसी संरचना होती है जिसे माइक्रोबिलाई बोला जाता है। ये लंबी संरचना बिलाई है, और ये छोटी छोटी धागे जैसी संरचनाएं जो है ये माइक्रोबिलाई हैं। इनका काम क्या होता है, ये पार्ट्स कहाँ, जो मैं बता चुका हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ड्यूडेनम, जिजिनम और इलियम। अब ये जो हमारी बिलाई है, इनका बिलाई का ये एक डायग्राम है। इसके अंदर की जो संरचना है, इससे क्या होती है, एक तो आप जानते हैं कि हर एक पार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए आर्टरी और वेन जरूर होती है। तो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने के लिए आर्टरी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने के लिए वेन। फिर उस साथ ही साथ आपने जब लिम्फेटिक सिस्टम मैंने पढ़ाया था, आप देख लीजिए, तो एक लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है। अब इनके तीनों का क्या काम होता है, ये एक सिंगल इंटेस्टाइन बिलाई है, जो आंत की अंदरूनी परत पर जो अंगुली की जैसी संरचनाएं हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी एक है, उसको हमने जूम करके देखा है। तो अब ये इसका क्या काम होगा, इसमें ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि एब्जॉर्बेशन होगा, जो खाना डाइजेस्ट हुआ है उसका एब्जॉर्बेशन होगा। सबसे पहले होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है उसको समझ लेते हैं। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ को पदार्थ जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे बोलते हैं, जो लो कंसंट्रेशन होता है, यानी कि जो कम घनत्व वाले पदार्थ से हाई घनत्व वाले पदार्थ की तरफ को पदार्थ का जाना एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये फैसिलिटीज, ये सब इसकी वीडियो में बता चुका हूँ, इन्हें डिटेल से आप अलग से समझिए। यहाँ मैं सिर्फ एक हिंट्स दे रहा हूँ कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ को जाता है, यानी कि आंत के अंदर, आंत में जो कंसंट्रेशन है ग्लूकोज एमिनो एसिड का, वो लो है, और आंत के अंदर ब्लड में जो है हाई कंसंट्रेशन है। तो इसलिए ग्लूकोज और एमिनो एसिड जो है आंत की बाहरी साइड से बिलाई के जरिए अंदर को जाएंगी, काय में को जाएंगी, आर्टरीज में को, आर्टरीज के अंदर को जाएंगी। काय के माध्यम से जाती है ये, इसके लिए कुछ एनर्जी की जरूरत होती है और सोडियम चैनलों की जरूरत होती है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट कहलाता है, ये आपका कौन सा कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहलाता है, क्योंकि इसे एनर्जी की जरूरत होती है, तो एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्या पहचान है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ को पदार्थ जाते हैं। अब फैसिलिटी डिफ्यूजन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है दूसरा। ये चारों माध्यम से ट्रांसपोर्ट ही हो रहे थे, यानी कि इन चारों माध्यम के जरिए से चीजें अंदर को जा रही थी। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें फ्रक्टोज जाता है, और इसकी किसके माध्यम से जाता है, ग्लूटाथायोन एक प्रोटीन होता है उसके माध्यम से ये जाता है। कौन जाता है, फ्रक्टोज। सिंपल डिफ्यूजन क्या कहलाता है, क्या होता है, इसके माध्यम से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जाता है। ये कहाँ जाता है, इसमें एक ध्यान देखने वाली बात होगी, ये केवल लिम्फ में, ये दोनों जो हो रहे थे
फैसिलिटी, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये हो रहे थे आपके आर्टरीज के अंदर। और जो फैट का जो फैट जो जाएगा आपका वो जाएगा इसके क्या बोलते हैं इसको, लिम्फ के, ये जो लिम्फ वेन्स है इसके अंदर जाएगा, वो आर्टरी वेन में को नहीं जाएगा। सबसे लास्ट वाला बच्चा ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस भी हाई वाटर से लो वाटर की तरफ को जाता है, यानी कि वाटर जिधर हाई होगा उसकी तरफ से लो की तरफ को जाएगा, जिसे ओस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। ओस्मोसिस प्रोसेस केवल और केवल मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है। सॉरी, ये मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है। ओस्मोसिस प्रोसेस तो हाई से लो की तरफ को जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। न्यूट्रिशंस क्या है? कार्बोहाइड्रेट, इसका कार्बोहाइड्रेट जो है मेन साइट क्या है इसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होता है और ब्लड कैपिलरीज के जरिए एब्जॉर्बेशन इसका हो जाता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से होता है? स्टोमक से स्टार्ट होता है और इस स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में होता है, और इसे काय में चेंज किया जाता है? एमिनो एसिड में, और ये ब्लड कैपिलरीज के जरिए इसका एब्जॉर्बेशन किया जाता है। फैट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसे काय में तोड़ा जाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये इसका एब्जॉर्बेशन कहाँ होता है? लैक्टेलेज में। तो कितना सिंपल हो गया कि वाटर, मिनरल्स, विटामिन और फाइबर, उन तीनों के तो डाइजेशन होना ही नहीं था। डाइजेशन होना था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ हो गया? इसमें एक चीज और ऐड कर लो, मुंह में, यानी ओरल कैविटी और इंटेस्टाइन दोनों में होगा। किस चीज में तोड़ा जाएगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ा जाएगा। एब्जॉर्बेशन इसका कहां से होगा? ब्लड कैपिलरीज के जरिए। प्रोटीन का में तो कहाँ होगा इसका डाइजेशन? स्टोमक से स्टार्ट होता है और छोटी आंत में तक खत्म हो जाता है। इसे काय में तोड़ा जाता है? सिंपल फॉर्म क्या होती है? एमिनो एसिड, यानी कि इसे तोड़ता तोड़ता इसका एमिनो एसिड बनाना है, और इसका एब्जॉर्बेशन भी ब्लड कैपिलरीज के जरिए होगा। फैट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है इसे, और लिम्फ वेसल्स के जरिए इसका एब्जॉर्ब किया जाता है। यहीं से ही सारे एमसीक्यू बन जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट? ओरल कैविटी से, और लास्ट कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टोमक से, और लास्ट कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट का स्मॉल इंटेस्टाइन से ही स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट को काय में तोड़ा गया? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। प्रोटीन को एमिनो एसिड, और फैट को फैटी एसिड में तोड़ा गया। एब्जॉर्बेशन कहाँ से हो रहा? ब्लड कैपिलरीज और लैक्टेज। तो आज ये हमने डाइजेशन को पढ़ा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब हम लीवर के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।